हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सिस्टम बनाता है नक्सली? क्यों विधायक ने सदन में कह दिया जब उग्रवादी थे तो थानेदार और बीडीओ थर थर कांपते थे, और आज क्या हाल है? झारखंड में नक्सलवाद पर कार्रवाई जारी है। अब नक्सली अंतिम सांस गिन रहे हैं, लेकिन विधानसभा में विधायक जयराम महतो ने ऐसी बात उठा दी जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। इस बयान के बाद सवाल सिस्टम पर खड़ा होने लगा है। आखिर क्या बेबसी और लाचारी में गरीब आदिवासी हथियार उठाने को मजबूर है? क्या कोई काम झारखंड में बिना पैसा का संभव नहीं है? ऐसे ही सवाल अब कई विधायक पूछ रहे हैं, जिसमें दावा कर रहे हैं कि झारखंड थाना से लेकर ब्लॉक तक बिना घुस के काम नहीं हो रहा है। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन जेएलकेएम से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे जयराम महतो जब बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य दिलाने के लिए भी आदिवासी खड़े हुए शहादत दी, उस समय भी गोली खाई, लेकिन जब राज्य अलग बन गया तो भी आदिवासी जंगल में गोली खा रहे हैं। जिन नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है उनमें 50 से अधिक आदिवासी हैं। आखिर यह सोचने वाली बात है कि राज्य अलग मिलने के बाद भी आदिवासी नक्सल के रास्ते को क्यों पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह साफ है। पहले अंग्रेज दमन करते थे, अब पुलिस और अधिकारी गरीब आदिवासी को डराते हैं। कोई दबंग जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उसे वापस नहीं दिलाते, बल्कि पैसा लेकर गरीब को ही जेल भेज दिया जाता है। जब नक्सली थे तब थानेदार और बीडीओ थर थर कांपते थे, लेकिन आज हाल यह है कि ब्लॉक में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। जयराम ने कहा कि सरकार का सिस्टम पूरा फेल है और यही वजह है कि आदिवासी नक्सली बन रहे हैं। हालांकि जयराम ने अपनी बात को शुरू करने से पहले ही कहा था कि वह नक्सलवाद का समर्थन नहीं करते हैं, यह असंवैधानिक है, लेकिन जो हालत है उस पर यह बोलने को मजबूर है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सीएजी रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद, बाबूलाल मरांडी को दी भाजपा छोड़ने की सलाह। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट कितनी सच है या कितनी झूठ, ये मेरी समझ से परे है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर भी रिपोर्ट दी थी और कलमाड़ी साहब को भी गलत बताया था, लेकिन वे निर्दोष साबित हुए थे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भले ही यह मामला अभी मेरे विभाग से जुड़ा हो, लेकिन मामला रघुवर दास के समय का है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर जो बाबूलाल मरांडी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जब मेरी बात उन तक पहुंचेगी कि यह भाजपा के शासनकाल का है तो वे इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इरफान अंसारी ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वे दुमका में एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामले में पेश होने पहुंचे थे। इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का भाजपा में कोई इज्जत नहीं है। इसका कारण यह है कि वे ट्राइबल हैं। उन्होंने विधानसभा में बोलना भी बंद कर दिया है। उन पर सीपी सिंह और अन्य नेताओं ने दबाव बना रखा है। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को कहा कि आप भाजपा छोड़ दें। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड में कमल का फूल अब पूरी तरह मुरझा चुका है, उसमें कोई उत्साह नहीं बचा है। सदन में हेमंत सरकार के सामने रखने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भाजपा दिल्ली में बैठे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर नहीं, बल्कि नागपुर से संचालित हो रही है। इरफान अंसारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशियों के नाम पर इस क्षेत्र के मुसलमानों का अपमान किया। चुनाव के बाद जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया। पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा यह सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। भाजपा के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने वर्तमान हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है जो वादा करती है परंतु उसे पूरा नहीं करती है। लोगों से वादा करके फिर से जो सरकार बनी है, एक भी वादा पूरा करने वाली नहीं है। दुमका लोकसभा के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है।
भाजपा नेता सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। आमजन से वादा करके सरकार बनाई गई थी और अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। पूर्व सांसद ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार सिर्फ लूटने में लगी है, कोयला, बालू, गिट्टी बेच रही है और जनता मदद के लिए रो रही है। पूर्व भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र बिना पैसा दिए नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि सरकार में कोई मालिक नहीं है, जो चाहता है वह मनमानी करता है। पूर्व सांसद ने जामताड़ा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा। इरफान अंसारी पर तंज कसते हुए कहा कि इरफान अंसारी पूरे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वह सिर्फ जामताड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार करके दिखाएं। उन्होंने इरफान अंसारी पर मंदिर मस्जिद में जाकर टीका लगाने और टोपी पहनने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नौटंकी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब वह सांसद थे तो जो भी ट्रेन ठहराव, रेलवे लाइन और ओवरब्रिज का निर्माण होता था तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान द्वारा कहा जाता था कि उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इरफान अंसारी को चुनौती देते हुए कहा कि वर्तमान में वह स्वास्थ्य मंत्री हैं और सांसद भी उनके ही हैं। एक भी ट्रेन का ठहराव करके दिखाएं। पूर्व भाजपा सांसद सुनील सोरेन देर रात जामताड़ा गांधी मैदान में आयोजित श्री राम कथा में भाग लेने पहुंचे थे। श्री राम कथा भाग लेने के दौरान उक्त बातें कहीं। झारखंड 10वीं बोर्ड हिंदी और विज्ञान की पुनः परीक्षा की तिथि घोषित, सामने आई नई तारीख। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक ने 7 और 8 मार्च को हिंदी और विज्ञान विषय की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सोशल मीडिया पर कथित पेपर लीक के मामले के बाद लिया गया। जेएसी के अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी और बताया कि 20 फरवरी को दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। झारखंड अधिविद्य परिषद के अनुसार हिंदी की परीक्षा 7 मार्च को होगी, जबकि विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस ने पेपर लीक के सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की है और मामले की पूरी जांच की जा रही है। 11 फरवरी को राज्य भर में शुरू हुई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में कुल 7,84,000 से अधिक छात्रों ने नामांकन कराया था। राज्य के 2,086 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें छात्र कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दे रहे हैं। जैक पेपर लीक मामला। शिक्षक संघ ने कहा, अपने गिरेबा में झांके पदाधिकारी, किसी को बचाने के लिए दूसरे को फंसाना सही नहीं। जैक द्वारा ली जा रही मैट्रिक परीक्षा के 2 विषय के पेपर लीक हुए। इस मामले में कोडरमा पुलिस ने एसडीपीओ अनिल कुमार सिन्हा की अगुवाई में गिरिडीह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद यह साफ हुआ कि गिरिडीह शहर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में प्रश्नपत्र के बंडल रखने के दौरान ही 2 मजदूरों ने चोरी की थी। इस मामले में स्ट्रांग रूम में तैनात 10 शिक्षक के साथ स्ट्रांग रूम के प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए सभी कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम से हटा भी दिया गया। दूसरी तरफ जिस बंडल से प्रश्न पत्र की चोरी हुई थी, वह बंडल तिसरी प्रखंड के अग्रवाला +2 हाई स्कूल पहुंचा था। लेकिन यहां पर भी बंडल से एक प्रश्न पत्र के गायब होने की जानकारी केंद्राधीक्षक को नहीं मिली, जिसके बाद यहां भी केंद्राधीक्षक को बदल दिया गया। अब इस कार्रवाई का विरोध शिक्षक संघ ने किया है। शनिवार की शाम को गिरिडीह शिक्षक समन्वय समिति की बैठक संघ के वरीय पदाधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक होने से झारखंड के विद्यार्थियों को क्षति हुई है। इस दौरान स्ट्रांग रूम में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को, जो प्रश्न पत्रों के तिथिवार, प्रखंडवार और केंद्रवार संधारण के लिए प्रतिनियुक्ति थे, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए स्पष्टीकरण देने, स्ट्रांग रूम सुरक्षा, गोपनीयता की जवाबदेही, मुख्य सड़क पर खड़ी ट्रक से उतारकर प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम तक ले जाने की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी,
लाइट की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के बाद मीडिया से बात करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्ट्रांग रूम के प्रभारी राहुल चंद्र थे। इसके निर्देश पर 10 प्रतिनियुक्त शिक्षक प्रश्न पत्रों के संधारण के लिए कमरे के अंदर जुटे हुए थे। यहां तैनात शिक्षक अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी से किया। कहा कि इसी तरह अग्रवाल +2 हाई स्कूल के प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक से भी किया गया स्पष्टीकरण तथा केंद्र से हटाना गलत है। संघ के नेताओं ने कहा कि दोषी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ कोषागार पदाधिकारी हैं और बली शिक्षकों की चढ़ाई जा रही है। पूरे मामले की जांच गंभीरता से हो। इस मामले दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, यह देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर किसी को बचाने के लिए निर्दोषों पर कार्रवाई होती है तो शिक्षक समन्वय समिति आगे इस पर आंदोलनात्मक रूप से काम करने के लिए बाध्य होगी। शिक्षकों को 50 घंटे का मिला कड़ा टास्क। टेबलेट लेने वाले 29,000 शिक्षकों की भी बढ़ेगी चौकसी। झारखंड के 29,000 शिक्षकों को टेबलेट वितरित किया गया है। हालांकि इस टेबलेट से शिक्षकों पर चौकसी भी ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले शुक्रवार को टेबलेट वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप चाहे या ना चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने को अलग नहीं रह सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि वक्त के अनुरूप आप अपने और आने वाली पीढ़ी को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएं। जब आप डिजिटल फ्रेंडली होंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा आयोजित समारोह में 28,945 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच टैबलेट वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने गुणवत्ता युक्त शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य समेकित सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करने के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इससे स्कूलों में उपस्थिति से लेकर सभी रिपोर्टिंग कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे। वहीं टैबलेट का प्रयोग बच्चों के पठन पाठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुश्रवण, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी और उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था का व्यापक पैमाने पर डिजिटाइजेशन हो चुका है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, डिजिटल शैक्षिक सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे बच्चे अगर डिजिटल फ्रेंडली नहीं होंगे तो उनके आगे की राह आसान नहीं होगी। उन्हें हर कदम पर कई चुनौतियां एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने तथा डिजिटल रूप से उन्हें मजबूत करने के अभियान में जुट गई है। बच्चों का समग्र विकास हमारी सरकार प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक में आज तेजी से बदलाव हो रहा है। आपकी मुट्ठी में मोबाइल है और उस मोबाइल में सारी दुनिया सिमट गई है। अब आपको ना को पर्स लेकर चलने की जरूरत है और ना ही कैश। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हर चीज की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। मोबाइल फोन भी इससे अच्छा नहीं है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। बच्चों से कहा कि वे इस डिजिटल जमाने में कहां खड़े हैं और दुनिया कहां पहुंच चुकी है, उसका आकलन करते हुए आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आगे बढ़ सकें। आज जैक के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार अपने खर्चे पर यहां के गरीब और होनहार विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है।
इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने एवं उनके भविष्य को संवारने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं के प्रभावित होने की बात बार बार सामने आती है। डिजिटल कनेक्टिविटी की समस्या से तमाम प्रकार के कार्यों एवं सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। ऐसे में सरकार सभी पंचायतों में मोबाइल टावर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी, ताकि डिजिटल माध्यम से होने वाले सभी सरकारी कार्य सुचारू, सरल एवं सुविधाजनक तरीके से संचालित हो सके। महाधिवेशन में झामुमो की रणनीति पर चर्चा, बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव पर फोकस। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठन को मजबूत करने और विस्तार देने के प्रयासों में जुटा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार इसकी तैयारियों में व्यस्त हैं। झामुमो का सदस्यता अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। अभियान की समाप्ति के बाद संगठन पूरी तरह पंचायत, प्रखंड और जिला कमेटियों के गठन की प्रक्रिया में लग जाएगा। इस कार्य में लगभग 30 से 35 दिन लग सकते हैं। इसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पार्टी के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के आयोजन की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार इस बार रांची में आयोजित महाधिवेशन न केवल भव्य होगा, बल्कि कई मायनों में खास भी रहेगा। भाजपा को चुनावी मैदान में चुनौती देने के बाद पार्टी की संगठनात्मक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, जो महाधिवेशन में स्पष्ट रूप से दिखेगा। महाधिवेशन में आगामी बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी इन चुनावों में दिलचस्पी रखती है और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर मंथन करेगी। महाधिवेशन के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, केंद्र सरकार की नीतियों की समीक्षा और विभिन्न राजनीतिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा झामुमो अगले 3 वर्षों के लिए अपनी कार्य योजना को भी पेश करेगा। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय के अनुसार इस बार महाधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें अंडमान निकोबार सहित 7 से 8 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पिछली बार 2021 में कोरोना महामारी के कारण महाधिवेशन केवल 1 दिन के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार इसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनाया जाएगा। महाधिवेशन में मणिपुर और असम सहित अन्य राज्यों में आदिवासी समाज के हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। झामुमो का मानना है कि हेमंत सोरेन देश में आदिवासियों के सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं और उनकी नीतियां आदिवासी समुदाय के लिए आशा की किरण हैं। महाधिवेशन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल शिबू सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष और हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों के अनुसार शिबू सोरेन को एक बार फिर अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। इसके साथ ही विधायक कल्पना सोरेन को संगठन में केंद्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। झामुमो के इस महाधिवेशन से न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीतियों को भी धार देने का काम किया जाएगा। अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, बंधु तिर्की ने कर दी ये मांग। झारखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बंधु तिर्की ने सीएम सोरेन से आग्रह किया है कि यदि वैसी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त पाबंदी लगाते हुए वैसे अनुबंधित कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सीधी नियुक्ति करने की संभावनाओं पर ध्यान देते हुए सकारात्मक कदम उठाए। उन्होंने कहा है कि जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक वैसी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी बरती जाए। पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह अपने विभिन्न कार्यालयों के साथ ही अपने अधीनस्थ सभी निगम, बोर्ड आदि में भी चतुर्थ वर्गीय पदों पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सीधी और पूर्ण नियुक्ति करे। बंधु तिर्की ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अनुबंधित कर्मियों को नियमित करे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी भेजा है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय के साथ ही विभिन्न निगमों, प्राधिकार,
बोर्ड आदि में बड़ी संख्या में चतुर्थ वर्गीय पदों पर वैसे कामगार और कर्मचारी कार्यरत हैं। ये तमाम कर्मचारी लंबे समय से नियमित नहीं हैं। उनमें से अधिकांश आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अनुबंधित कर्मी हैं, जो रोजगार के अभाव एवं गरीबी के कारण वैसी आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से अनुबंधित होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि वैसे श्रमिकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित पारिश्रमिक या वेतन की अपेक्षा काफी कम पारिश्रमिक या वेतन का भुगतान किया जाता है और वैसे लोग किसी से शिकायत करने की स्थिति में भी अपने आप को असहाय पाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे कार्यों में कार्यरत अधिकांश आउटसोर्सिंग कंपनियां वैसे अनुबंधित कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निर्धारित राशि की बजाय बहुत कम राशि का भुगतान करती है। इसके साथ साथ वैसे कर्मचारियों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति से पूर्व उनसे अवैध रूप से मोटी रकम की भी मांग की जाती है, जिसे देने में वे असमर्थ तो होते हैं, लेकिन हर महीने रोजगार की लालच में वे जैसे तैसे उस अवैध मोटी रकम का भुगतान आउटसोर्सिंग कंपनी या उसके दलालों, बिचौलियों आदि को करते हैं, क्योंकि वे वैसे अवसर को पाना चाहते हैं। झारखंड में अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, डीजीपी ने मांगी सूची। यह कदम पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन बनाए रखने और सुधार की दिशा में उठाया गया है। डीजीपी ने शनिवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी जिलों और इकाइयों से गैर अनुशासित पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है, जिसके तहत सभी जिलों और इकाइयों को अनुशासनहीन पुलिस अफसरों और कर्मियों की सूची पुलिस मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी स्तर से इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी द्वारा जारी आदेश में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बारे में 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। इनमें मुख्य रूप से नागरिकों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, अपराधियों से संबंध रखने वाले, कर्तव्य से भागने वाले, शराब पीने की आदत वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस आदेश के बाद राज्य भर में पुलिसकर्मियों के अनुशासन की कड़ी जांच शुरू हो गई है। डीजीपी स्तर से अनुशासनहीन कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। यह कदम राज्य पुलिस बल के कार्यकुशलता को बेहतर बनाने और विभाग में व्याप्त अनुशासनहीनता को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट इस प्रकार है। पूर्व में कार्रवाई किए गए पुलिस अफसर और कर्मी जो आम नागरिकों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं। जमीन माफिया और आपराधिक व्यक्तियों से संबंध, जिनके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के संकेत मिले हैं। कर्तव्य से भागने वाले पुलिस अफसर जो ड्यूटी से गायब रहते हैं और कर्तव्य पालन में लापरवाह होते हैं। शराब पीने वाले पुलिसकर्मी जो ड्यूटी के दौरान शराब पीते हैं। अवकाश पर देर से लौटने वाले वे पुलिस अफसर और कर्मी जो बिना किसी कारण के अपनी छुट्टियों की समय सीमा बढ़ा देते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, जिनके खिलाफ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं या जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। रांची जेल कैदी फरार मामला, 6 कक्षपाल किए गए सस्पेंड, अधिकारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के आरोपी के फरार हो जाने के बाद जेल आईजी ने कार्रवाई की है। जेल आईजी ने बिरसा मुंडा जेल के 6 कक्षपालों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से एक कैदी के फरार हो जाने की जांच शुरू हो गई है। फरार कैदी अब तक पुलिस के पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जेल कर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। शनिवार को जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल के 6 कक्षपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन कक्षपालों को सस्पेंड किया गया है उनमें बिछा मुंडा, सत्य नायक, सुमन लोहार, राकेश कुमार सिंह, रंजीत महतो और गोपाल जी से ही शामिल हैं। जय आईजी के आदेश में यह लिखा गया है कि सभी 6 कक्षपालों की ड्यूटी जेल में कैदी सुरक्षा में लगाया गया था।
उनके ड्यूटी के दौरान ही जेल से कैदी फरार हो गया। ऐसे में उनके द्वारा घोर लापरवाही बढ़ती गई है। इस वजह से उन्हें निलंबित किया जाता है। जेल आईजी के पत्र में यह भी लिखा गया है कि मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। इसमें और जो भी पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से कड़ी सुरक्षा के बीच हत्या के आरोप में सजा काट रहा कैदी समीर तिर्की गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। शुक्रवार की सुबह जब कैदियों की हाजिरी शुरू हुई तब जेल प्रशासन को यह जानकारी मिली कि समीर तिर्की जेल से फरार हो चुका है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन और जेल में हड़कंप मचा हुआ है। फरार कैदी की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार समीर तिर्की उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। वह गुमला का रहने वाला है। गुमला पुलिस के द्वारा उसे साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। 2018 से ही समीर रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद था। बताया जा रहा है कि समीर गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे केंद्रीय कारागार से फरार हुआ है। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद 6 मार्च आ रहे हैं। प्रभारी के राजू संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने का ब्लूप्रिंट तैयार। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू आगामी 6 मार्च को 5 दिन के लिए झारखंड आ रहे हैं। प्रभारी बनने के बाद वो दूसरी बार दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने के राजू के दूसरे झारखंड दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च को रांची पहुंचने के बाद प्रदेश प्रभारी सड़क मार्ग से पलामू के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां दोपहर बाद 1 बजे से पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्षों, प्रखंड और मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। के राजू उसी दिन शाम 5 बजे पलामू से लातेहार के लिए रवाना होंगे। उनका रात्रि विश्राम लातेहार में होगा। 7 मार्च को लातेहार से बोकारो के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां 11 बजे बोकारो जिला कांग्रेस कार्यालय में बोकारो, धनबाद व गिरिडीह के जिला, प्रखंड एवं मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस पर रांची जिले के मांडर में आयोजित प्रगतिशील महिला किसान सम्मान समारोह में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद के राजू फिर से बोकारो के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद 9 मार्च को वह गोड्डा जाएंगे। गोड्डा, पाखुड़, साहिबगंज के जिला, प्रखंड और मंडल अध्यक्ष के साथ प्रभारी की यहां बैठक होगी। 10 मार्च को वो देवघर जिला कांग्रेस मुख्यालय में पूर्वाह्न 9 बजे से देवघर, जामताड़ा, दुमका के जिला, प्रखंड, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। वहीं से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत जनाधार वाली पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के प्रभारी बनने के बाद एक पखवाड़े के अंदर उनका दूसरा दौरा है। वह पहले दौर में 21 फरवरी से 25 फरवरी तक 5 दिवसीय झारखंड दौरे पर थे और फिर एक बार 5 दिवसीय झारखंड दौरे का कार्यक्रम है। सीएजी रिपोर्ट पर घमासान। विधायक सरयू राय ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ की आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग। सीएजी रिपोर्ट ने झारखंड की राजनीति को इन दिनों गरमा दिया है। विपक्ष जहां इस बहाने सरकार पर हमला करने में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष इसका बचाव करने में जुटा है। इन सब के बीच जेडीयू विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री से सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामला चलाने की मांग की है। मीडिया से खास बातचीत में सरयू राय ने कहा कि सीएजी ने जिन मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, उनमें से कुछ मुद्दों पर हम पिछले 3 साल से सदन के अंदर और बाहर आवाज उठाते रहे हैं। सदन में हमारे सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाने का आदेश भी दिया था। कमेटी बनी, लेकिन कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए मेरा मानना है कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक नियमों के तहत ही नहीं, बल्कि आपराधिक दृष्टिकोण से भी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक सरयू राय ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद वह विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास जाती है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में जिस तरह की बातें आई हैं, वह लोक लेखा समिति के दायरे से बाहर है। केंद्र सरकार ने कोविड के लिए जो पैसा दिया था, उसका आधा भी खर्च नहीं हुआ, और जो खर्च हुआ वह गलत तरीके से हुआ। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को गलत तरीके से बढ़ावा दिया गया। इतना ही नहीं,
पिछले 5 वर्षों में पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में भवन निर्माण या सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर भारी अनियमितताएं की गई हैं। यहां तक कि दवाइयां भी ऊंचे दामों पर खरीदी गई हैं। योजनाबद्ध तरीके से स्वास्थ्य विभाग के बजट में सेस लगाकर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब टेंडर के प्रावधान के विरुद्ध हुआ है, जिसे आपूर्तिकर्ता ने भी बताया है। सरयू राय ने इस मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव पर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने इसकी शिकायत साक्ष्य के तौर पर दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री से की थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर मेरे खिलाफ अवैध तरीके से सरकारी दस्तावेज लेने के आरोप में 2 मामले दर्ज कर दिए गए। मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इससे जनहित को नुकसान पहुंचेगा। विपक्षी दल इसे किस तरह लेते हैं, यह 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। अन्नदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, कहा, किसान के लिए मोदी साबित हो रहे हैं वरदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार में शामिल हुए। हजारीबाग के आत्मा केंद्र में किसानों ने इस कार्यक्रम को सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बजट में कई ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिससे किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित कर बताया कि कैसे खेती करें, योजना का लाभ कैसे उठाएं, क्योंकि यह किसान के लिए बेहद कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि विकसित भारत लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और देश का संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हों और सशक्त हों। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के परियोजना निर्देशक विल्सन आनंद कुजूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में किसान को प्रधानमंत्री की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। बजट पेश होने के बाद कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बहरहाल किसान इस बात को लेकर गदगद हैं कि बजट में खेती पर विशेष फोकस किया गया है। खूंटी के बगड़ू स्थित आर-सेटी रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में जिले के कई किसान प्रधानमंत्री के ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम से जुड़े और पीएम द्वारा किए गए किसानों के संबोधन को देखा। किसानों के मेहनत की प्रधानमंत्री ने सराहना की और खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम ने कृषि में स्किल और तकनीक के इस्तेमाल से आय वृद्धि की सराहना भी की। तकनीक के इस्तेमाल से किसान सशक्त होंगे तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होने से गांव समाज भी आगे बढ़ेगा। जेएन टाटा की 186वीं जयंती पर रोशनी से जगमगा उठी लौह नगरी। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 186वीं जयंती पर इस साल शहरवासियों को स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कई बेहतर सुविधाएं मिलेगी। कंपनी की ओर से शहरवासियों को कैंसर हॉस्पिटल में मॉडर्न ओटी, टीएमएच में स्पाइन क्लिनिक, स्ट्रोक यूनिट, पशुओं के लिए श्मशान और कंपनी के बंगलों के आउट हाउस में रहने वाले बच्चों के लिए जेआरडी में संचालित प्रेम ज्योति प्रांगण स्कूल को नए भवन के साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए लेटेस्ट उपकरण की व्यवस्था की गई है। इस स्कूल का बैंड शहर में मशहूर है। इन सुविधाओं के शुरू होने से शहरवासियों को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं इस साल समारोह के लिए बिष्टुपुर मेन रोड को भी बंद नहीं किया जाएगा। संस्थापक दिवस समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। समारोह में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के अलावा ग्रुप के वरीय अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। चेयरमैन समेत अन्य अतिथि 2 मार्च को शहर आ जाएंगे। इसी दिन चेयरमैन शाम 6:15 पर जुबिली पार्क के लाइटिंग की शुरुआत स्विच ऑन कर करेंगे। हालांकि आम लोगों के लिए पार्क 3 से 5 मार्च तक शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक
पैदल तथा रात 10 बजे से 11 बजे तक 4 पहिया व 2 पहिया वाहन के लिए खुला रहेगा। ये जानकारी टाटा स्टील के वीपी CS चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील UISL के MD रथुराज सिन्हा व वरीय अधिकारी RK सिंह ने शुक्रवार शाम सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी CFI एडिटोरियम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि इस साल के समारोह का थीम है लीडरशिप इन मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट। टाटा स्टील UISL के वरीय अधिकारी RK सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि संस्थापक दिवस समारोह को लेकर जमशेदपुर शहर को पूरी तरह से सजा दिया गया है। जुबिली पार्क में की गई लाइटिंग की तरह ही शहर के पूर्वी क्षेत्र एग्रिको तथा पश्चिमी क्षेत्र सोनारी व कदमा में भी की गई है। वहीं जुबिली पार्क में होने वाली भीड़ को देखते हुए 3 प्रवेश व निकास द्वार बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से रात 11 बजे तक 4 पहिया व 2 पहिया वाहन की एंट्री व निकासी सिर्फ CFI गेट से होगी। पार्क आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कंपनी के 150 सुरक्षाकर्मी तथा पुलिस के 200 जवान मौजूद रहेंगे। पार्क के अंदर 1 वे ट्रैफिक रहेगी। लोगों की सुरक्षा के लिए 2 वॉच टावर रहेंगे तथा पार्क के अंदर 8 जगहों पर टावर बनाया गया है, जहां पुलिस जवान के अलावा सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। पार्क के हर कोने को CCTV कैमरा से कैप्चर किया गया है और वॉच टावर में मौजूद रहने वाले पुलिस ऑफ कंपनी की अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। समारोह में पूरे जमशेदपुर में 50 से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों पर रोशनी की जाएगी, जिसमें हेरिटेज बिल्डिंग, पूजा स्थल और चौराहे शामिल हैं। इन प्रदर्शनों में उपयोग की जाने वाली रंगीन रोशनी न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाएगी, बल्कि इस अवसर को यादगार भी बनाएगी। संस्थापक दिवस 2024 के लिए कंपनी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जुबिली पार्क, जमशेदपुर वर्क्स और पोस्टल पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, खेल कार्यक्रम और SNTI में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और जमशेदपुर वर्क्स में स्टीलेनियम हॉल में एक प्रदर्शनी शामिल है। मौके पर खेल कार्यक्रम JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गोपाल मैदान में भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों और समुदाय के मनोरंजन के लिए कई खेल गतिविधियां शामिल होंगी। ये हैं प्रमुख कार्यक्रम। 2 मार्च को जुबिली पार्क में संस्थापक को श्रद्धांजलि। पार्क 3 से 5 मार्च तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। 3 मार्च को जमशेदपुर वर्क्स में संस्थापक को अतिथि व ग्रुप की कंपनियों की ओर से श्रद्धांजलि। 3 मार्च को पोस्टल पार्क बिष्टुपुर में संस्थापक दिवस कार्यक्रम। 3 मार्च को जमशेदपुर वर्क्स के अंदर स्टीलेनियम हॉल में प्रदर्शनी टेकएक्स 2024। 2 से 5 मार्च तक SNTI में, 2 से 3 मार्च को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गोपाल मैदान में संस्थापक दिवस खेल कार्यक्रम। झारखंड विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, सदन की गरिमा और विधायकों के आचरण पर हुई चर्चा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय से ही विकास की रूपरेखा तय होती है, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से विधायिका की कार्यशैली और आचरण पर सवाल उठे हैं, यह निश्चित रूप से सोचने लायक है। झारखंड विधानसभा में चल रहे विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ये बातें सामने आईं। पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार निर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, स्पीकर रबींद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वरिष्ठ विधायक CP सिंह जैसे राजनेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और संसदीय परंपरा और इसकी गरिमा को बनाए रखने की जरूरत बताई। कार्यक्रम की शुरुआत स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के संबोधन से हुई। स्पीकर ने सदन की कार्य व्यवस्था और सदस्यों के आचरण पर प्रकाश डालते हुए विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सदस्य वेल में आकर अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो संवैधानिक रूप से भले ही उचित नहीं है, मगर व्यवहारिक रूप से अनुचित भी नहीं है। उन्होंने नए सदस्यों को संसदीय व्यवस्था को सीखने की अपील करते हुए कहा कि आपके आचरण से लोकतंत्र मजबूत होगा।
इस मौके पर झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह के द्वारा सदन की गरिमा बनाए रखने में विधायकों की भूमिका विषय पर व्याख्यान दी गई। अपने संबोधन में सीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए लोग सदन में जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह उचित नहीं है। उन्होंने सदन की कार्यवाही साल में कम से कम 60 दिन चलाए जाने की वकालत की और वर्तमान सरकार से इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने विधायकों को शून्यकाल के दौरान शब्दों की संख्या, ध्यानाकर्षण, विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सीखने की सलाह दी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लोकतंत्र और समावेशी विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्ष हो गए हैं। युवा झारखंड अपने 25वें वर्ष में है, लेकिन पहले 20 वर्षों में किसी भी सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान नहीं दिया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की वर्तमान सरकार आधी आबादी से लेकर सभी वर्ग और समाज के लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं और समावेशी विकास की रूपरेखा तय करने में सफल रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले उन्हें जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला था। उन्होंने प्रशिक्षण को लेकर चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वह देश भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित करने का काम करता है, जिसे देखने का अवसर मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया उसी गति से आगे बढ़ती रही जिस गति से आप पुरानी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे और आप अतीत की चीज बन जाएंगे। यह प्रशिक्षण आपको भविष्य की योजना बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। संसदीय प्रणाली के महत्व को समझाते हुए हरिवंश ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा हैं। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का संरक्षक होता है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन की कार्यवाही साल में कम से कम 60 दिन किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो इस पर भी विचार किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। इससे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहां किसी धर्म, जाति या व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस सदन में भले ही हम सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग अलग अलग विचार रखते हों, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है जहां सभी को स्वागत के भाव से सदन में आमंत्रित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा और भव्यता किसी धर्म से अछूती नहीं है। यहां सभी धार्मिक समुदायों के हक की आवाज गूंजती है। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस सदन में जो आता है वह सीखता भी है। यहां लोगों की आकांक्षाओं को रखा जाता है। हमारी सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है। सदन की कार्यवाही में सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर इस राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन जिन विधायकों के लिए यह आयोजन किया गया था, उनकी संख्या काफी कम रही। हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतर पहली बार निर्वाचित विधायक जरूर मौजूद दिखे, लेकिन विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी विधायकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिए जाने के बावजूद उनकी उपस्थिति काफी कम देखी गई। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार निर्वाचित विधायकों की संख्या 20 है, जबकि 2 बार निर्वाचित विधायकों की संख्या 24 है। 3 बार जीतने वाले सदस्यों की संख्या 17 है। 4 बार जीतने वाले सदस्यों की संख्या 12 है। 5 बार जीतने वाले सदस्यों की संख्या 4 है। 6 बार जीतने वाले सदस्यों की संख्या 1 है। 7 बार जीतने वाले सदस्यों की संख्या 2 है तथा 9 बार जीतने वाले सदस्यों की संख्या 1 है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।